नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव चौंकाने वाला है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। दोनों के गरूर को, दोनों के अहंकार को इस चुनाव ने तोड़ दिया है। जैसा कि कहा जाता था कि 2024 का चुनाव पिछले अन्य चुनाव की अपेक्षा बिल्कुल अलग हट करके है और अलग हट करके नतीजे आएंगे। वैसा ही हुआ। न तो सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और न इंडिया गठबंधन, जो शक्तिशाली न होने के बावजूद दंभ भर रहा था। कांग्रेस के नेता इंडिया की सरकार बनाने की बात कह रहे थे। दोनों के अहंकार को तोड़ने का काम इस देश के 97 करोड़ मतदाताओं ने किया है। और आज नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, जीते हैं, पहले से भी अधिक मजबूत हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और जिस तरह से तानाशाही अहंकारी रवैया अपना करके पिछले 10 सालों में इस देश का बेड़ा गर्क किए, देश को बेचने का काम किए, देश को विपक्ष मुक्त करने का काम किए, वह आगे भी चलता रहेगा। अगर पिछली गलतियों को वो सही ठहरा रहे हैं तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से कोई सबक नहीं लिए हैं। और उनका अहंकार आज भी अगर 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा है तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो 303 सीटें लाई थी 2019 के चुनाव में, आज 240 पर आ गई है। 63 सीटों की कमी हुई है। और जो जीत का जादुई आंकड़ा होता है 272, उससे 32 सीटें कम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नहीं दिख रही। अगर दो गठबंधन जो कि ठीक ठाक मेजॉरिटी में सीटें लेकर के आए हैं, इनकी जीत नहीं हुई होती तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते थे? कतई नहीं ले सकते थे। ऑपरेशन लोटस उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से पिछले 10 सालों में चला है। हाव भाव और संकेत से तो यही समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। इनकी राज करने की जो स्टाइल थी, इनकी राज करने की जो परंपरा थी, उससे अलग नहीं हटेंगे। और यदि ऐसा होता है तो क्या यह सरकार 2 महीने भी चल सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। आपको हम बता दें कि एनडीए के घटक दलों में से छोटे घटक दल भी और बड़े घटक दल भी, नायडू भी और नीतीश भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। अगर नायडू स्टालिन से मिलते हैं सार्वजनिक रूप से और छिप छिप करके नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से मिलते हैं या प्लेन में चलते समय उनके बगल बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, तो वह गुफ्तगू कैसी और क्या होती होगी आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। और नीतीश कुमार का जो चरित्र रहा है उनके राजनीतिक कैरियर का, खास करके जब से वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के मिले और उसके बाद कई बार फिर से वापस आए हैं और आना जाना उनका लगा रहा है। और उन्होंने जब 2022 में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय बोला था तो कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अब कभी नहीं लौट करके जाएंगे। और उन्हीं नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी और खेला बिगाड़ दिया इंडिया गठबंधन का। वरना अगर नीतीश कुमार साथ होते तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी शपथ नहीं लिए होते, बल्कि
इंडिया गठबंधन से या तो मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या नीतीश कुमार कोई भी प्रधानमंत्री बने होते तो चुनावी इतिहास में 2024 दर्ज किया जाएगा, इसलिए कि एक मीर जाफर जयचंद बन गया था नीतीश कुमार, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तानाशाही रवैया और अहंकार का परिचय दिया था अपने 10 साल के राज में, और जिस तरह से गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर बनाने के लिए अरबों खरबों का वारा न्यारा किया था, जिस तरह से संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने, हिंदू राष्ट्र बनाने का इरादा जाहिर कर दिया था, इनके सांसदों ने पार्टी लाइन से या आरएसएस की लाइन से अलग हट करके कुछ नहीं कहा था। पार्टी लाइन और आरएसएस की विचारधारा को ही व्यक्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर इस हार के बाद भले ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली गई हो, तो क्या इस हार के बाद आत्ममंथन करेंगे कि संविधान के बारे में उनके घटिया ख्याल हैं, लोकतंत्र के बारे में उनके घटिया ख्याल हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, समाजवाद के बारे में, समानता के अधिकार के बारे में उनके घटिया ख्याल हैं, और अगर इन घटिया ख्यालों से मुक्ति नहीं पाएंगे तो अभी तो आधी अधूरी हार हुई है। मध्यावधि चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, और हो सकता है कि कांग्रेस को तो भारत मुक्त नहीं कर सके, लेकिन बीजेपी ही मध्यावधि चुनाव में भारत मुक्त हो जाए। मध्यावधि चुनाव बहुत दिन नहीं है, कभी भी हो सकता है। गठबंधन सरकार जिस तरह से बनी है और जिस तरह से एक विरोधी विचारधाराएं मिलकर के सरकार बनाई हैं, नीतीश कुमार और नायडू धर्मनिरपेक्षता और संविधान में विश्वास रखते हैं, इस देश की साझा संस्कृति में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस पर विश्वास रखता है, किसी से छुपा नहीं है। ये गोडसे में विश्वास रखते हैं, सावरकर में विश्वास रखते हैं, जिसने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत चलाया था, भारत को अलग करने और पाकिस्तान को अलग करने का सिद्धांत सबसे पहले सावरकर ने ही चलाया था, और उसी की ये पूजा करते हैं। तो गोडसे, सावरकर, हेडगेवार और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष और चिंतक रहे हैं, उन्हें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और अगर उन्हें लेकर के आगे बढ़ेगी और संविधान के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी से उसकी सत्ता के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सिद्धांतों को लागू करना चाहेगी, समझ लीजिए उस दिन कौन सा खेला होगा। और इस देश के 97 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का पाठ, कैसा सबक सिखाते हैं। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी इन चुनावों से कोई सबक लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो उनकी राज करने की स्टाइल है, जो उनका ऑपरेशन लोटस है, जो उनका सीबीआई ईडी आईटी है, जो उनका साम दाम दंड भेद है, जो उनका गोदी मीडिया है, जो उनका आईटी सेल है, ये सब के सब नहीं सुधर सकते हैं। और इनकी जो मूल विचारधारा है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, बाकी धर्मों को खत्म कर देना या उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना देना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो ईसाई हो, तमाम ऐसे धर्म भारत में विद्यमान हैं और हमारी साझा संस्कृति उनको लेकर के आगे बढ़ रही है। उन सभी धर्मों को खत्म कर देना चाहते हैं या उन्हें दोयम दर्जे का धर्म बना देना चाहते हैं। आज सवाल जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और वह आत्ममंथन कर रही है कि उसकी हार की वजह क्या है, और उसे नहीं मिल रहा है कि उसकी हार की वजह उसकी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि है, उसका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण है,
उसका संविधान के ऊपर वज्रपात है, उसका जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां फाड़ने और जलाने का जो घिनौना कांड हुआ था, उसकी वजह से उसकी ऐसी दुबली हालत होती जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 10 सालों में अपने तानाशाही रुख और अहंकारी रवैया का परिचय दिया था, संविधान को नजरअंदाज किया था। संविधान कहता है कि एक सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी का सामना करने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए, वरना दिशा विहीन हो सकती है सत्तारूढ़ पार्टी। उस विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा ने बिहार में कहा था विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। अमित शाह ने एक रैली में कहा था विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए और अगले 40-50 सालों तक नरेंद्र मोदी को राज करने का रास्ता निष्कंटक होना चाहिए। तो जो पार्टी के प्रमुख यह मान रहे हैं कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, जो लोग मान रहे हैं कि संविधान नहीं होना चाहिए, जो लोग मान रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, उन्हें इस देश की 97 करोड़ मतदाताओं ने सबक सिखा दिया है। और अगर भी अब भी वह सबक नहीं सीखते हैं और अपने में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करते हैं, तानाशाही रवैया और अहंकारी स्वरूप को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। 63 सीटों का घाटा, 62 सीटों का घाटा झेल चुकी है, लेकिन मध्यावधि चुनाव में उसकी क्या हाल होने वाली है इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी और भगवा गैंग के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है। संसद में कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। इस तरह से अहंकारी बातें पता नहीं कितना की जाती है। और जिस तरह नई संसद में इनके एक सांसद ने चीख चीख करके मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दिया था, धर्म पर आधारित गालियां दिया था, उन्हें आतंकवादी कहा था, कटुआ मुल्ला और देशद्रोही कहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की मूक सहमति उस सांसद के साथ है। जो विचारधारा उस सांसद की है वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मुसलमानों के प्रति है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव ने परिणाम दिया है, इस देश की जनता ने औकात बता दिया है नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, कि अगर नहीं सुधरोगे तो अभी 63 और 32 सीटों की कटौती की गई है और मध्यावधि चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। इसलिए सुधर जाओ नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मुस्लिम ग्रंथि से पीड़ित थे, बहुत पहले से, आज से नहीं, इन्होंने कहा कि कपड़ा के आधार पर मुसलमानों को पहचाना जा सकता है और मुसलमान एक पिल्ले के बच्चे के समान होता है जो कार के नीचे आ जाए तो कोई दया उसके प्रति या कोई संवेदना नहीं होती है। श्मशान और दुनिया भर की बातें मुसलमानों के खिलाफ चुनाव से पहले कहा और इन चुनाव के दौरान जितना घिनौना रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में देखने को मिला है, मंगलसूत्र से लेकर के भैंस तक, भैंस से लेकर के टोटी तक, टोटी से लेकर के पिछड़ों, दलितों के, हिंदुओं के आरक्षण को मुसलमानों को सौंप देने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या लगता है कि इन्हें एक वोट भी मिला होगा उस ध्रुवीकरण से? उसका उल्टा हुआ है। वोट मिलने के बजाय वोट घटे हैं हिंदू मुस्लिम करने से। अब यह देश हिंदू मुस्लिम पर नहीं चलने वाला, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में नहीं चलने वाला और इसका संकेत
कर्नाटक चुनाव से ही मिल गया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली के मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया था और भरी सभा में, जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली का जयकारा लगाया था चुनावी सम्मेलन में और कहा था कि ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली, और वहां पर इनकी बुरी हार होती है। उसी समय आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजर ने संकेत दे दिया था कि अब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को कोसने से वोट नहीं मिलेगा, और वही हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि अभी भी हिंदू ध्रुवीकरण करने से हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। एक बात कहा करते थे कृष्ण किशोर पांडे, जो कि दैनिक हिंदुस्तान के सहायक संपादक थे, कि कुत्ता जब हड्डी को खाने लगता है तो उसके दांतों से खून निकलता है और उस खून को वो समझता है कि हड्डी से निकल रहा है। वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जब ये हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, मुसलमानों को कोसने लगते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया और अधिक बच्चा पैदा करके ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, तो इन्हें लगता है कि इसमें से खून निकल रहा है। लेकिन खून वहाँ से नहीं निकलता है, हड्डी से नहीं निकलता है, खून तो कुत्ते की दांत से निकलता है। भ्रांति होती है कुत्ते को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कि उनके हिंदू मुस्लिम से उन्हें वोट मिला है और उनकी जीत हुई है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। सूख गई हड्डी से खून कभी नहीं निकलता है। और जिस तरह से धर्म का मुद्दा इस बार फ्लॉप हुआ है, इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं की गई थी। जिस तरह से 97 करोड़ मतदाताओं ने धर्म से अपना वास्ता सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा कोई नहीं है कि जितने वोटर हैं वो राम को नहीं मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके आदर्शों से प्रेरित हैं, लेकिन वे श्रद्धा के दृष्टि से हैं, वे राम चुनावी दृष्टि से नहीं हैं। यही साबित किया है लोकसभा चुनाव 2024 में। यही वजह है कि 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन का काम हुआ था, तो लगा कि देश पूरा राममय हो गया है। उत्तर प्रदेश खास तौर से राममय हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का मिशन 80 इनका कामयाब हो जाएगा और सारी सीटें 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे देश की 543 सीटों में 400 पार कर जाएंगी। इस समय ऐसा महसूस हुआ था जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हालात बदले, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे संकट, आसन्न संकट जो इस देश पर मंडरा रहे हैं, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वह गलत आर्थिक नीतियों का, जीएसटी का, नोटबंदी का, तब काला धन लाने का, जितने भी मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं, जुमले के रूप में शुरू हुए और जुमले के रूप में ही खत्म हो गए। एक भी मुद्दे पर इन्होंने काम नहीं किया था आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए या देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के मुद्दे को उभार करके 22 जनवरी को सिद्ध कर दिया था कि इस बार सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हालात ने जिस तरह से करवट बदला और महंगाई का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, संविधान का मुद्दा जितना तेजी से हावी हो गया, उससे चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। और इन परिणामों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगता है कि उसकी पहले की नीतियां या उसकी विचारधारा या उसके संस्कार अभी भी वही रहेंगे जो पहले थे, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलतफहमी में है और वह जिस रास्ते पर चल रही है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अभी भी दंभ भर रहे हैं कि हमारी जीत पहले की तरह हुई है और अब हम पहले के तरह ही मौजूद हैं, पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। अगर ऐसी उनकी सोच है तो बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए वही जिम्मेदार होंगे और वही
जिम्मेदार थे 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी को ले करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को ठुकरा करके उन्हें मार्गदर्शक मंडल में ढकेल करके जिस तरह से काबिज हो गए थे भारतीय जनता पार्टी पर और लेकर के आए थे, तो उस समय जनता ने इनकी बात को माना था, लेकिन नहीं समझा था कि यह बहुत बड़ा जुमलेबाज है, यह बहुत बड़ा झूठा है, यह बहुत बड़ा संविधान का विरोधी है, यह बहुत बड़ा लोकतंत्र का विरोधी है, यह बहुत बड़ा विपक्ष का विरोधी है। लेकिन इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चाणक्य नरेंद्र मोदी और शाह को इस देश के लोगों ने पहचान लिया, उनके रग रग से परिचित हो गए, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के उलट उठ आए हैं। अब भले ये दंभ भरे कि आधी अधूरी जीत नहीं बल्कि हमारी पूरी जीत है, लेकिन कथनी और करनी का अंतर खुद भी समझ रहे हैं, और उनके अंदर से जो छटपटाहट और हड़बड़ी है, अंदर से जो परेशानियां हैं, अंदर से जो खिसियाहट है, उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि इस देश के मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आग उगला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें परिवर्तन लाना होगा। संविधान के मुताबिक सर्वधर्म समभाव में विश्वास करना होगा, संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करना होगा, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना होगा, सभी संस्कृतियों, साझा संस्कृति को साथ लेकर के चलना होगा। इस देश के किसी भी नागरिक को दोयम दर्जे का इंसान नहीं बनाना होगा। और CAA NRC का मंशा भी समझ लीजिए, उस CAA NRC के माध्यम से बाहर देशों के मुसलमानों को भारत में बुलाने का कार्यक्रम था, और इस देश के मुसलमानों को बाहर देशों में भेजने का कार्यक्रम था। अगर बाहर नहीं भी भेजते तो उन्हें डिटेंशन कैंप में डालने का इनका इरादा था, और डिटेंशन कैंप में असम में कितनी मौतें हुई हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और डिटेंशन कैंप के साथ ही साथ मान लीजिए डिटेंशन कैंप भर जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों की है कि अगर 50 डिटेंशन कैंप बना दे तब भी देश के लोगों को उसमें नहीं रख सकते। तो इस आबादी को वोट देने का अधिकार छीनने का भी की व्यवस्था थी CAA NRC में। मतलब कि आज का इंसान जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, इस वोट के अधिकार को छीनने और सिर्फ सवर्णों तक अधिकार को रखने का जोखिम ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन संविधान के खिलाफ अच्छा हुआ कि बयानबाजी कर दिया लल्लू सिंह ने, ज्योति मिर्धा ने, नकली राम अरुण गोविल ने और कई अन्य नेताओं ने, गिरिराज सिंह का भी नाम उसमें है, जिस तरह से अपनी मंशा व्यक्त कर दी और उसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने पकड़ करके इस देश के आम नागरिकों तक बात को पहुंचाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी विचारधारा और देश को खोखला करने की नीयत का पता चल गया, जिससे नरेंद्र मोदी की हार हुई है। और इस हार को अगर स्वीकार नहीं करते हैं और फिर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, फिर से विकास की बात नहीं करेंगे और इस देश के चंद अरबपतियों को बड़ा अरबपति बनाने का काम करेंगे और गरीब लोगों को और गरीब बनाने का काम करेंगे, तो इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गतिविधियां हैं, अभी तो 9 जून को शपथ लिए हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं बन सका है। अगर कोई साझा सरकार होती है तो उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है कि इन मुद्दों पर हमें काम करना है और देश को आगे ले जाना है। और हमें तो लगता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही नीतियां, वही मंशा, वही विचारधारा काम करेगी जो 10 सालों तक थी। लेकिन हमें ऐसा भी महसूस होता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जो 2 बैसाखियां हैं, इन बैसाखियों की वजह से इन्हें झुकना पड़ेगा और अपने
ऑपरेशन लोटस कमल पर विराम लगाना पड़ेगा, सीबीआई ईडी आईटी पर विराम लगाना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद पर भी विराम लगाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब तो आरएसएस भी नहीं साथ दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आरएसएस प्रमुख खुल करके मंच के में भाषण दे करके नरेंद्र मोदी को जिस तरह से घेरा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और जब आरएसएस हाथ खींच लेगा तब भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होगी अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।